समान विकास की दिशा में पूरे प्रदेश में बड़ी बड़ी परियोजनाएं ये हमने स्थापित की हैं। हर जिले की परियोजनाओं की सूची तो बहुत लंबी है, इसलिए कुछ एक का जिक्र आज मैं अवश्य करना चाहूंगा। प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। इनमें से 11 पर कार्य जारी है। इनके बन जाने के बाद हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएगा। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में विद्यालय और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज तथा विश्वविद्यालय खोलना हमारा लक्ष्य है। हर जिले में 200 बेड का अस्पताल खोला जा रहा है। सभी जिलों में मिनी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत उद्योगों के मिनी क्लस्टर ये बनाए जा रहे हैं। हम हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु और मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित कर रहे हैं। हर जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमने जन सेवा का दायित्व संभालते ही सुशासन से सेवा का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने की दिशा में अब हम अंत्योदय के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। महामना पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते थे कि तरक्की का लाभ समाज में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यही अंत्योदय है। इस वर्ष को हम अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मना रहे हैं। मेरे लिए गणतंत्र वो नहीं है जिसमें चंद लोग बोलते रहे, जो अपनी बात कह भी नहीं पाता उसकी आवाज बनना, ये मेरे लिए सही मायनों में गणतंत्र है। इसलिए हम अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लेकर आए और हम उन लोगों के पास गए जिन्हें हमारी जरूरत थी। यह गणतंत्र है। मेरे लिए पहली पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जिसे सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, उससे ज्यादा जरूरी पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है, जहां सुविधाएं पहुंचती ही नहीं है। असली गणतंत्र अंतिम का उदय है। मेरे लिए अंत्योदय ही गणतंत्र की असली और सच्ची परिभाषा है और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए की जाएगी। मार्च 2022 तक 1 लाख परिवारों के उत्थान का लक्ष्य है। इस योजना के पहले चरण में 156 स्थानों पर 292 मेले लगाए गए हैं। इन मेलों में 90,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। हरियाणा कौशल विकास निगम के तहत रोजगार देने में भी इन परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत विभिन्न योजना लाभ उठाने के लिए 6,000 रुपया वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रिय प्रदेशवासियों, सबको सस्ती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। ये गणतंत्र दिवस हम ऐसे समय में मना रहे हैं जब कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर चल रही है। इससे निपटने के लिए चिकित्सा, सुरक्षा व समाज सेवा व अन्य क्षेत्रों के अनेक कोरोना वॉरियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं उन सब की लगन व मेहनत को भी नमन करता हूं। हमने गरीब परिवारों को कोविड-19 का इलाज सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त करवाया है। इसका टीका भी सबको मुफ्त लगाया जा रहा है। हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। गत 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की आयु के युवाओं का टीकाकरण भी चल रहा है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को अपील करता हूं कि जिन लोगों ने वैक्सीन की 1 डोज ली है, वे अपनी दूसरी डोज भी समय से लगवाएं। अपने आसपास रहने वालों को भी इसके लिए प्रेरित करें। हम दवाई के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन करना है। अभी हम इस महामारी को हराने में सफल हो पाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा ये भी दी गई है। बीपीएल परिवारों के कमाने वाले सदस्य की कोरोना से मृत्यु होने पर 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये शुरू की गई है। इसके तहत प्रति बच्चा 2500 रुपये मासिक ये मदद दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2500 रुपये मासिक दी जा रही है। मेरे लिए गणतंत्र का एक पहलू और भी है, नागरिक का सम्मान कैसे बढ़े। गणतंत्र तो वही है जिसमें लोगों को मांगना न पड़े, फिर हम उन्हें कुछ। गणतंत्र वो नहीं है जिसमें लोगों को कुछ मांगना पड़े और फिर हमें कुछ दे। असली गणतंत्र वह है जिसमें लोगों को मांगना ही ना पड़े, बिना मांगे उन्हें उनका हक मिले। और इसलिए हम परिवार पहचान पत्र लेके आए ताकि लोगों की जरूरत को समझकर उन्हें सुविधाओं और सेवाओं का लाभ
दिया जा सके। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित आयु पूरी कर लेता है तो उसकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। अब जन्म मृत्यु का डाटा भी ऑटो अपडेट हो जाएगा। सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को परिवार पहचान पत्र के पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है। इस वर्ष 611 सरकारी सेवाएं इसके जरिए ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएंगी। भाइयों बहनों, हमने अपनी भावी पीढ़ी को कौशल व संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। यह नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। केंद्र सरकार ने इस नीति को 2030 तक लागू करने की अवधि तय की है, लेकिन हम इसे 2025 तक ही पूर्ण रूप से लागू कर देंगे। नई शिक्षा नीति के अनुरूप हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। प्रदेश में 2 विश्वविद्यालयों में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की शुरुआत की जा चुकी है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश में 138 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। धन के अभाव में प्रतिभा दबी न रहे, इसलिए हमने सरकारी स्कूलों के होनहार विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर कोचिंग देने के लिए सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया है। ये गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी जेईई और नीट जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं को में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है। इसके तहत सबसे पहले उन अनुभवी युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जिनकी सरकारी नौकरी किसी कारण से चली गई थी। निजी क्षेत्रों में प्रदेश के युवाओं के लिए 75% का आरक्षण भी लागू हो गया है। युवाओं को नौकरी के लिए बार बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। बार बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया है। विदेशों में युवाओं को शिक्षा व रोजगार दिलाने एवं निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश सहयोग विभाग ये बनाया गया है। विदेशों में शिक्षा तथा रोजगार के अवसर तलाश रहे विद्यार्थियों के निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे युवाओं ने शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हमारे 2 खिलाड़ी शामिल हैं। महिला हॉकी टीम में तो 9 खिलाड़ी हरियाणा की हैं जिन्होंने अपने दमखम और कौशल से सबका मन जीता है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार राशि देता है। खिलाड़ियों को अपने करियर की चिंता न सताए, इसके लिए हमने खेल विभाग में प्रथम श्रेणी तक के 550 पद बनाए हैं। इस नीति के तहत 12 खिलाड़ियों को उप निदेशक और 36 खिलाड़ियों को कोच लगाया गया है। आज हमारी खेल नीति का दूसरे राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश में 5 स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हम महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में हमने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस में महिलाओं की संख्या 15% की जा रही है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप प्रदेश में लिंगानुपात दर वर्ष 2014 के 871 के मुकाबले अब 914 हो गई है। छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना आरंभ की गई है। इसके अलावा बस अड्डों व बसों में CCTV कैमरा ये लगाए जा रहे हैं। महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मेरे किसान भाइयों, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, इसलिए हम किसान भाइयों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। MSP पर फसल खरीद की बात हो या प्राकृतिक आपदा से फसल सुरक्षा का विषय, सरकार बीज से बाजार तक हर कदम पर किसान के साथ खड़ी है। आज MSP पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। इसके अलावा हमने गन्ने का भाव भी देश में सर्वाधिक 362 रुपये प्रति क्विंटल दिया है। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाया है। इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाने वाले किसानों की फसल की खरीद प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। पिछले 3 खरीद सीजनों में किसानों को 40,000 करोड़ रुपए से अधिक उनके खातों में सीधा ये डाला गया है। प्राकृतिक आपदा से नुकसान की भरपाई के लिए
21 फसलों को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कवर किया गया है। हाल ही में हमने फल व सब्जियों पर लगने वाली मार्केट फीस खत्म की है। प्रदेश में बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य देने के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। हमने बाजरे के लिए भी भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। इसके तहत 600 रुपया प्रति क्विंटल इस वर्ष भावांतर के रूप में दिया गया है। ये योजनाएं लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। फल एवं सब्जियों की ग्रेडिंग, भंडारण व मार्केटिंग के लिए 639 FPO से लगभग 85,000 किसानों को जोड़ा गया है। पशुपालन भी हमारी आजीविका का प्रमुख साधन है। इसे बढ़ावा देने के लिए हमने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इसमें लगभग 73,000 पशुपालकों को 918 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए हैं। कम पानी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। अब इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री को भी जोड़ा गया है। कम पानी में अधिकतम सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना, फव्वारा संयंत्र प्रणाली, टपका सिंचाई और भूमिगत पाइपलाइन बिछाने जैसी योजनाओं पर 85% तक सब्सिडी दी जा रही है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जो पानी की कठिनाई है आने वाली पीढ़ी को वो न हो, इसलिए पानी को बचाना, पानी का दुरुपयोग रोकना और पानी को रीयूज करना, ये हमारी सब प्राथमिकताएं हैं। प्रदेशवासियों, पंचायतें गांव की सरकार हैं, इसलिए हमने इन्हें निरंतर सशक्त बनाया है। ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाएं जिला परिषदों को हस्तांतरित की गई हैं। इनमें जिला ग्रामीण विकास एजेंसी मनरेगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इत्यादि शामिल हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने शासन में स्थानीय निकाय संस्थाओं की अधिक भागीदारी करने के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है। जिला परिषद के अध्यक्ष को DRDA का चेयरमैन बनाया गया है। मतदाताओं को राइट टू रिकॉल दिया है। हमने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पेंशन देकर उनका सम्मान बढ़ाया है। सभी नगर निकायों को शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। शहरी निकायों को मजबूत बनाने के लिए हमने मेयर व चेयरमैन का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क का 2% राजस्व उन्हें प्रदान किया गया है। एक समय था लोग मांग पत्र लेकर के घूमते थे, गांव में ये काम करवा दो, वह काम करवा दो, लेकिन हम इसके लिए ग्राम दर्शन लेके आए। इसके लिए किसी ने हमें कहा नहीं था, हमने फिर भी कहा कि आपका हक बनता है, गांव का विकास होना चाहिए, इसलिए आपको कहीं जाने, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मात्र ग्राम दर्शन पोर्टल खोलिए, अपनी समस्या और अपनी मांग उसके अंदर डालिए, आपका काम घर बैठे हो जाएगा। और आज उसी तर्ज पर हम शहर दर्शन लेकर आ रहे हैं। शहर के कामों को करवाने के लिए भी अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लोग अपने कामों के लिए, सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन देते थे, समय पर काम होता नहीं था, सेवाएं मिलती नहीं थी। हमने कहा कि ये गलत है। हम ऑटो अपील सिस्टम लेकर के आए कि अब व्यक्ति आवेदन देकर घर बैठे, अधिकारी की जिम्मेदारी है उसे समय पर काम करके देने की। अगर नहीं दिया तो अपने आप अपील हो जाती है और अधिकारी पर जुर्माना लग जाता है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिका हक देने के लिए गांव को लाल डोरा मुक्त किया। ये कहीं की मांग नहीं थी पर जरूरत थी, इसको हमने महसूस किया। इसमें 6,309 गांवों को कवर किया जा चुका है। इसी योजना को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से पूरे देश में लागू किया गया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 20 साल से ज्यादा समय की दुकानों का हक दिया जाए, ये किसी ने नहीं कहा बल्कि हमने महसूस किया, इसलिए इसका प्रावधान किया है। ग्रामीण अंचल में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना के तहत सभी परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाने का लगभग 95% कार्य ये पूरा हो चुका है। गांव में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव के बहुमुखी विकास के लिए महाग्राम विकास योजना बनाई गई है। तालाबों के सुधार के लिए हरियाणा तालाब व अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है। भाइयों बहनों, बिजली विकास का आधार है। आज प्रदेश में उपभोक्ता को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्वक बिजली मिल रही है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के लगभग 77% यानी 5,487 गाँव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है और आज से 85 गांव इसके अंदर नए जोड़े जा रहे हैं जिनको अब 24 घंटे ये बिजली मिलेगी। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सौर ऊर्जा नीति 2016 लागू की गई। छत आधारित सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए घरेलू श्रेणी के लाभार्थियों को 20% से 40% अनुदान दिया जा रहा है।
भाइयों बहनों, हम प्रदेश के शहरों कस्बों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दे रहे हैं। बड़े शहरों गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। हमें यह भी गर्व है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणामों में हरियाणा को स्टेट अवार्ड मिला है। प्रदेश के 13 शहरों को प्रथम पुरस्कार और 49 शहरों को ODF प्लस का ये द्वितीय पुरस्कार ये मिला है। हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उद्योगों का बड़ा योगदान है। रोजगार सृजन में भी उनकी अहम भूमिका होती है। इसलिए हमने हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2020 लागू की है। इस नीति का लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाना और निर्यात को दोगुना करना है। हमने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए MSME विभाग का गठन किया है। उद्योगों की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने हेतु औद्योगिक प्लाटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी ये बनाई है। NCR क्षेत्र को वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमने कृषि एवं खाद्य संस्करण नीति 2018 के तहत मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी 200 करोड़ रुपए की कुल 15 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हमारी नीतियों के फलस्वरूप स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में हरियाणा अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। राज्य में अब तक 4000 से अधिक युवा स्टार्टअप्स का पंजीकरण हो चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2024 तक हर हाथ को काम दिया जाएगा और हरियाणा का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। हम अपने 75वें गणतंत्र दिवस तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त बनाएंगे। हमने व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना ये शुरू की जा रही है। मेरा कहने का भाव कि हमने प्रदेश में नई व्यवस्था बनाकर लोगों में नई उम्मीद जगाने का